तो आज हम करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक सेल ऑर्गेनल्स सेल का। ठीक है, तो अब सेल ऑर्गेनल्स कहाँ रहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पे रहते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स रहते हैं वैसे सेल के भी ऑर्गन्स हैं जिनको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनल्स रहते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ ऑर्गेनल्स जो हैं जो कि प्लांट में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, और कुछ जो है एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं जाते। तो हम उसे भी देखते रहेंगे साइड बाय साइड। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सबसे पहला हम लोग सेल ऑर्गेनल जो देखने जा रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम लोग शॉर्ट में ER भी बोलेंगे। ठीक है, याद रखना हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, सो ये कैसा रहता है? बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर रहता है, मतलब एकदम माइन्यूट सा रहता है जिसको हम लोग आँखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो कि हमारी नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या? देखो, एंडोप्लाज्मिक को मैंने ब्रेक डाउन किया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो मतलब क्या? इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब क्या? साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब क्या? नेटवर्क, मतलब क्या? इनसाइड द साइटोप्लाज्म देयर इज अ नेटवर्क। तो साइटोप्लाज्म के अंदर का नेटवर्क जो रहता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं सेल में, मतलब इनका लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है? तो देखो, तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, जो इनर मोस्ट लेयर है जो कवरिंग रहती है सेल की, वहाँ से स्टार्ट हो गए न्यूक्लियस तक। तो इनका रेंज कहाँ से कहाँ तक रहता है? तो ये ऑलमोस्ट ये भी पूरे सेल में फैले रहते हैं। ठीक है, सेल में फैले रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होके सेल मेम्ब्रेन तक जाते हैं। ठीक है, एज लाइक ए स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है, देन अब देखो इसमें भी दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कब देखने को मिलेगा? जब उसके साथ कोई भी राइबोसोम अटैच ना हो, तब वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कब दिखेगा? जब उसके साथ कोई राइबोसोम अटैच होगा। ठीक है, तो स्मूथ कैसा रहेगा? तो स्मूथ ये अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो ये इस तरीके का कुछ ऐसा रहेगा स्मूथ। ओके, तो ऐसे ऐसे ये स्मूथ है। और रफ किस तरीके का रहेगा? ये हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये रफ इस तरीके का कुछ दिखेगा। ठीक है, मतलब जिसके ऊपर कुछ ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे। ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स किसके होते हैं? राइबोसोम्स के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके का दिखेगा। तो ये पूरा न्यूक्लियस से लेकर पूरा सेल मेम्ब्रेन तक ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे आप। देन इनका फंक्शनैलिटी क्या है? दे आर वर्क एज अ पाथवे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, मतलब कोई भी मटेरियल है जो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस रहता है उनके ट्रांसफ़र के लिए थ्रू आउट द सेल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, ये क्या काम करते हैं? मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, देन अगला टॉपिक है, अगला ऑर्गेनल है राइबोसोम। तो याद रखना जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही में पाया। ठीक है, तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? स्मॉल ग्रैन्युलस लाइक। ठीक है, मतलब छोटे छोटे दाने जैसा, इस तरीके छोटे छोटे दाने जैसा। ठीक है, स्कैटर्ड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और अटैच्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसे अब मैंने दिखाया था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रहता है? जिस पे राइबोसोम नहीं रहता, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम रहता है। तो राइबोसोम या तो फ्रीली पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, और मेन राइबोसोम का काम क्या है? ये प्रोटीन बनाते हैं, ताकतवर चीज़ें। ठीक है, याद रखना। अगर आप ये सारे पॉइंट्स लिखोगे एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड मार्क्स। ओके, सो अभी अगला हमारा ऑर्गेनल क्या है? सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी सेल के लिए अगर ये नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, कोई फंक्शनैलिटी नहीं परफॉर्म होगी। क्यों? आगे देखते क्यों। स्फेरिकल, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्फेरिकल, रोड शेप्ड एंड, तो ये कैसा रहता है? स्फेरिकल रहता है एंड रोड शेप्ड रहता है, मतलब रोड के जैसा शेप रहता है। ठीक है, स्फेरिकल और रोड के जैसा शेप। माइन्यूट डबल वॉल बैग्स, ये कैसे रहते हैं? बहुत ही छोटे रहते हैं और इनका डबल वॉल रहता है। ठीक है,
मतलब डबल लेयर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ प्लेस वेयर सेल रेस्पिरेशन अकर्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी जगह है जहाँ पे सेल का रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन होता है मतलब क्या, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है, मतलब जैसा प्लांट्स में होता है रेस्पिरेशन के टाइम एनर्जी क्रिएट होती है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल है उसके अंदर ये जो प्लेस है वहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। अब अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, तो वो जो एनर्जी है वो स्टोर्ड होती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। अब याद रखो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या जनरेट होता है, एनर्जी। तो इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत स्पेशल है, क्योंकि अगर ताकत नहीं रहेगी तो कोई कुछ फंक्शन कुछ परफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक फंक्शनैलिटी है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी जनरेट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और इनके पास खुद का डीएनए होता है ताकि ये रेप्लिकेट कर सकें, और इसके लिए इनका ये बहुत ही गुड नेम है, पावर हाउस, ठीक है। तो सेल का पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले ऑर्गेनल्स की तरफ। तो अगला ऑर्गेनल है गोल्गी अपैरेटस। अरे नाम देके बहुत अजीब लगा, गोल्गी क्या है, चलो देखते हैं क्या है। गोल्गी अपैरेटस जो है ये एक्चुअली क्या है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रहते हैं तो ये इनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है पहले वो देख लेते हैं। ग्रैन्युलस, फिलामेंट्स और रॉड शेप, मतलब ये तीनों में से कोई भी टाइप के हो सकते हैं, तीनों ही हो सकते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये जो गोल्गी अपैरेटस है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए, कहाँ से बने हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, दिस आर स्मॉल वेसिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। एक्चुअली में जो गोल्गी अपैरेटस है ये क्या ग्रुप ऑफ मतलब बहुत सारे छोटे 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 वेसिकल्स का ग्रुप है, ठीक है। उसको मिला के वो क्या बनता है, एक गोल्गी अपैरेटस बनता है, ठीक है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के पास। तो न्यूक्लियस के आसपास में देखोगे तो छोटे 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 वेसिकल्स या फिर सिस्ट्रे, तो ग्रुप ऑफ सिस्ट्रे एंड वेसिकल्स ही क्या होते हैं, गोल्गी अपैरेटस होता है, मतलब उनको ही गोल्गी अपैरेटस बोले जाता है। वो छोटे छोटे जो ग्रैन्युलस या फिर फिलामेंट स्ट्रक्चर रहते हैं जो न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं, ठीक है। सो वैसे ही ये प्लांट में भी पाए जाते हैं, बट इनको कुछ और नाम से बोला जाता है, इनको बोला जाता है डिक्टियोसोम, ठीक है। अब इनका मेन फंक्शनैलिटी क्या है, ये करते हैं सिक्रीशन, याद रखना है, ये क्या परफॉर्म करते हैं, सिक्रीशन ऑफ केमिकल्स। कैसे केमिकल्स, लाइक हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। तो ये मेन इनका फंक्शनैलिटी याद रखना, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये ग्रैन्युलस स्ट्रक्चर रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने रहते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, एक्चुअली ये ग्रुप्स ऑफ सिस्ट्रे एंड वेसिकल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं, ठीक है। और इनको प्लांट सेल में क्या बोला जाता है, डिक्टियोसोम, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले ऑर्गेनल की तरफ, ठीक है। तो हमारा अगला ऑर्गेनल है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम्स आर स्मॉल वेसिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो ये भी क्या होता है, वेसिकल्स होते हैं। तो वेसिकल एक तरीके का मतलब स्टोरेज है जहाँ पे सब कुछ स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये क्या कंटेन करते हैं, ये जो लाइसोसोम रहते हैं ये कंटेन करते हैं एंजाइम्स, ठीक है। अब एंजाइम से तो पता चला होगा वो कुछ तो ब्रेक डाउन करते हैं, एंजाइम्स हमेशा क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखो ये क्या एंजाइम किसके लिए हेल्प करते हैं, डिस्ट्रॉय एंड डाइजेस्ट फॉरेन सब्सटेंस से, मतलब हमारी बॉडी में या सेल में कोई भी अनवांटेड चीज़ अब्जॉर्ब हो गई है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग एंजाइम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। देन इट इज़ दे ऑल्सो डाइजेस्ट द स्टोर्ड फूड, मतलब प्लांट के अंदर कभी भी फूड की कमी हो गई तो जो स्टोर्ड फूड रहते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए क्या यूज़ होते हैं, एंजाइम्स। तो वो लाइसोसोम करता है, ठीक है। लाइसोसोम्स ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग। ऐसा क्यों बोलोगे, लाइसोसोम सुसाइड बैग क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी डैमेज सेल हो, ठीक है, तो उसको फटाफट डिस्ट्रॉय करना है तो ये अपने आप को खुद से डिस्ट्रॉय भी कर लेता है बाय यूजिंग दैट एंजाइम ऑल्सो, ओके, ठीक है। तो कितना प्यारा ये सुसाइड बैग है, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुमको पूछ सकता है कि सुसाइड बैग क्या होता है, तो आप बोलोगे लाइसोसोम जो है उसके अंदर एक वेसिकल्स होते हैं, वो वेसिकल्स के अंदर क्या स्टोर रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं। और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, जो भी डिस्ट्रॉयड या डैमेज सेल्स रहते हैं, जो भी डैमेज या फिर जो भी बोलते हैं जो ख़राब हुए वाले सेल रहते हैं उनको क्या कर देता है, फटाफट डिस्ट्रॉय कर देता है, सेल्फ डिस्ट्रॉय करता है। इसके लिए इन्हें बोलते हैं सुसाइड बैग ऑल्सो, ठीक है। तो बहुत ही डेंजर चीज़ है वो। अब अगले बढ़ते हैं हमारे अगले ऑर्गेनल की तरफ,
जो है सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। तो ये उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल, याद रखना। बाकी जो सारे अभी तक पढ़े वो दोनों में पाए जाते थे। ये जो 5 के 5 पढ़े हम लोगों ने, वो दोनों प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में पाए जाते थे। बट ये वाले जो हैं ये खाली स्पेसिफिकली एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या है? ड्यूरिंग सेल डिवीज़न स्पिंडल फाइबर डेवलपमेंट। तो मतलब जैसे ही सेल डिवीज़न होता है, मतलब एक सेल से दूसरा सेल डिवाइड होता है, या एक सेल से 2 और सेल बनते हैं, या एक सेल से एक सेल बनता है, तो उस टाइप के प्रोसेस को ही बोलते हैं माइटोसिस या मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस मतलब सिंगल सेल डिवीज़न, मियोसिस मतलब एक सेल से 2 सेल बनना, ठीक है। माइटोसिस मतलब एक सेल से एक सेल डिवाइड होकर एक ही सेल डेवलप करना, ठीक है। तो उस माइटोसिस या मियोसिस के टाइम, मतलब सेल डिवीज़न के टाइम, ये क्या डेवलप करते हैं? स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो सेंट्रोजोम है उसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, जिसके अंदर क्या रहते हैं? बंडल्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स रहते हैं, जो कि राइट एंगल पे प्रेजेंट रहते हैं। और इसके लिए अगर उनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो उनको इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। ये उनका माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस तरीके से उसको, या फिर इसका साइन है, इसका सेंट्रोजोम का, ठीक है। एक्चुअली ये जो फिलामेंट्स रहते हैं वो इस तरीके से 90 डिग्री पे एक दूसरे के और रिस्पेक्ट में रहते हैं, 90 डिग्री, ठीक है। तो अगला हमारा ऑर्गेनल है प्लास्टिड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल फॉर द सेल। और ये जो प्लास्टिड है, ये जो प्लास्टिड ऑर्गेनल है, ये किस में पाया जाता है? इट इज़ ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल, याद रखना है। किस में पाया जाता है? खाली प्लांट सेल में। और ये किस में पाया जाता था? एनिमल सेल में। तो ये सारे पॉइंट भी राइट डाउन कर सकते हैं। और ये जो पहले के 5 पॉइंट है, इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि दिस आर फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल फॉर ऑल 5 बिफोर दिस, ठीक है। तो अब इसका शेप देखते हैं, ये कैसा रहता है। सो ओवल, स्फेरिकल एंड डिस्क लाइक शेप। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? या तो ओवल शेप में पाए जाते हैं, या तो स्फेरिकल शेप में भी पा सकते हैं, या तो डिस्क शेप में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली प्लास्टिड का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है बेस्ड ऑन द कलर, ठीक है। किस टाइप का कलर है उस पर्टिकुलर प्लास्टिड का, उसके बेसिस पे हम लोगों ने प्लास्टिड का भी क्लासीफाई किया। तो भैया सबसे पहले देखो, उस प्लास्टिड का सबसे पहला टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको, तो इसको ब्रेक डाउन करो, ल्यूकोप्लास्टिड। तो ल्यूकोप्लास्टिड, प्लास्टिड का एक टाइप जो ल्यूको का, तो ल्यूको मतलब क्या? वाइट। तो वाइट प्लास्टिड को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, जिसका कलर वाइट है। तो कलर वाइट मतलब एक्चुअली कलरलेस कंसिडर करो, जैसे कि पानी का कलर होता है। तो यूज टू स्टोर स्टार्स। तो इन ल्यूकोप्लास्ट का यूज़ किसके लिए करते हैं? कहाँ पे यूज़ होता है ये? इनका यूज़ क्या है? मेन फंक्शनैलिटी क्या है? स्टोरिंग ऑफ स्टार्च, मतलब जैसे ग्लूकोज। बट ये क्या? स्पेशल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जो है स्टार्च है, ठीक है। तो स्टार्च को स्टोर करने के लिए ल्यूकोप्लास्ट यूज़ किया जाता है। अब सोचो कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज किस में ये स्टार्च किस में पाया जाता है? पोटैटो। तो इसके लिए जो पोटैटो के सेल्स हैं, मोस्ट ऑफ द इसमें क्या रहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। देन अगला टाइप है प्लास्टिड का क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। देखो क्रोमोप्लास्ट, मैंने क्या बोला? इसको डिवाइड करो, समझो। क्रोमो मतलब कलर, प्लास्ट मतलब प्लास्टिड। तो कलर वाला प्लास्टिड, ऐसा प्लास्टिड जिसमें कलरफुल हो, तो जिसमें कलर पाया जाता है। तो देखो, आपने सबसे कलरफुल चीज़ क्या देखी? फूल और फल, ठीक है, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो फ्लावर एंड फ्रूट्स में जो भी पाए जाते हैं वो क्या रहते हैं? क्रोमोप्लास्ट रहते हैं। क्यों? अभी एक चीज़ याद रखना, ये जो क्रोमोप्लास्ट है, एक्चुअली ये जो प्लास्टिड्स है उनके साथ कुछ कलर पिगमेंट्स एसोसिएटेड रहते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर प्लास्टिड के को नाम दिया गया, उसको डिवाइड किया गया। तो जैसे देखो, जो क्रोमोप्लास्ट रहते हैं उनके साथ कुछ कलरिंग पिगमेंट्स आते हैं। तो उनके साथ कौन कौन से कलरिंग पिगमेंट्स आते हैं? ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। तो ये जो है ये क्रोमोप्लास्ट, मतलब उस प्लास्टिड के अंदर ये 2 कलर के या और भी कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर सेल को कलर प्रोवाइड करते हैं, या तो येलोइश कलर या तो ऑरेंज रेड। अगर ज़ैंथोफिल है तो येलो कलर देगा, अगर कैरोटीन है तो ऑरेंज रेड कलर देगा। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे मैंगो है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। जैसे कभी कभी जो पेड़ के पत्ते रहते हैं वो ऑरेंज कलर या रेड कलर के हो जाते हैं, जैसे अनार है। तो ये जो सारे पिगमेंट्स हैं, यही सारे क्या करते हैं? सेल को कलर प्रोवाइड करते हैं। तो जिसकी वजह से हमें कलरफुल फ्रूट्स एंड
फ्लावर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है यही रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोवाइड द कलर टू द पर्टिकुलर फ्लावर एंड फ्रूट्स, ओके। तो इनके अलावा ये जो प्लास्टिड है इनके अलावा भी और तो मतलब और भी कुछ पिगमेंट रहते हैं जो इन प्लास्टिड में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि जो एंथोसायनिन्स है एंथोसायनिन्स। तो ये जो कलरिंग पिगमेंट है ये इसमें नहीं पाया जाता है, किसमें, प्लास्टिड में नहीं पाया जाता, बट वो भी क्या प्रोवाइड करते हैं, कलर, ठीक है। तो याद रखना, ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा कोई पिगमेंट बताओ जो प्लास्टिड में ना पाया जाता हो, तो वो है एंथोसायनिन्स, ओके। तो अगला प्लास्टिड का टाइप है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरो मीन्स ग्रीन। तो अब ग्रीन से याद आता है जो पेड़ पौधे रहते हैं मोस्टली ग्रीन ही कलर के रहते हैं, राइट। तो उनके जो लीव्स रहते हैं मोस्टली ग्रीन कलर के रहते हैं। तो ये ग्रीन कलर क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द ग्रीन कलरिंग पिगमेंट्स फाइंड इन दिस क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलरिंग पिगमेंट रहता है और उस ग्रीन कलरिंग पिगमेंट को बोलते हैं हम लोग क्लोरोफिल। इसके लिए इस प्लास्टिड का नाम पड़ा क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इस प्लास्टिड के अंदर ये क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, इसके लिए इसका नाम पड़ गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। मोस्टली फाउंड इन लीव्स, तो लीव्स के अंदर ही मोस्टली ये पाया जाता है। बट इनका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये जो ग्रीन कलर है ये ग्रीन कलर क्या करते हैं, सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस में हेल्प मिलती है। अगर ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस होगा तो ज़्यादा फ्रूट्स बनेंगे, ठीक है। अगर प्लांट का जो भी लीफ का कलर है, प्लांट की लीफ का जो कलर है ग्रीन नहीं रहेगा तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा और ज़्यादा फ्रूट भी नहीं बनेगा और ना ज़्यादा फ्लावर बनेगा, ठीक है। सो इट ऑल्सो हैज़ अदर कलरिंग पिगमेंट्स एज वेल, ठीक है। इसमें और भी कलरिंग पिगमेंट्स रहते हैं लीफ के अंदर, जरूरी नहीं कि खाली ग्रीन कलर ही हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर उसके अंदर सबसे ज़्यादा ग्रीन पिगमेंट ही पाया जाता है उस प्लास्टिड के अंदर, ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट हैव द डीएनए, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए है और उसकी कैपेबिलिटी है कि खुद को वो डिवाइड कर सके, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का इसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, इसके लिए उस प्लास्टिड का नाम पड़ा क्लोरोप्लास्ट। और ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लीफ के अंदर खाली एक ही कलरिंग पिगमेंट पाया जाए, इसमें और भी पाए जाते हैं, राइट। जैसे कि आप देखते हो कभी गर्मियों में सर्दियों में पेड़ के पत्ते के कलर चेंज हो जाते हैं, राइट, सूखने के बाद। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो है नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, ठीक है। तो अगला टॉपिक है नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। तो ये जो ग्रैन्यूल्स है ये नॉन लिविंग सब्सटेंस में आता है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, एक्चुअली बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में देखा होगा आपने, तो बहुत छोटे स्ट्रक्चर रहते हैं। ये एक्चुअली क्या रहते हैं, दिस आर द स्टोरेज ऑफ फूड्स, ठीक है। तो एक्चुअली क्या कंटेन करके रखते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं। तो फूड किस फॉर्म में हो सकता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, या फिर फैट के फॉर्म में भी वो फूड को स्टोर करता है, ठीक है। देन अगला हमारा नॉन लिविंग ऑर्गेनल जो नॉन लिविंग है वो है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या रहता है, एक्चुअली एक क्लियर स्पेस रहता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे मैंने प्लांट एंड एनिमल सेल में दिखाया था, बहुत ही बड़े स्पेस या फिर छोटे स्पेस जो रहते हैं, ठीक है, वो सेल में पाए जाते हैं। और ये जो वैक्यूल्स रहते हैं उनके अंदर या तो वाटर रहता है या तो कुछ वेरियस सब्सटेंस का सोल्यूशन रहता है, ठीक है। तो ये जो वैक्यूल्स है प्लांट सेल में बहुत ही बड़े रहते हैं और एनिमल सेल में बहुत ही छोटे रहते हैं। तो इसका रीज़न क्यों है, प्लांट्स डजंट हैव द प्रोमिनेंट वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये वैक्यूल्स के पास इतनी ही कहानी थी। अब अगले बढ़ते हैं हम लोग न्यूक्लियस की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मेम्ब्रेन जो बोलते हैं ना, जो ब्रेन बोलते हैं। सेल का ब्रेन कौन है, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस ही हमें क्या डिफाइन करता है कि उस पर्टिकुलर इंटायर बॉडी का इंफॉर्मेशन जो किस में रहता है वो न्यूक्लियस में रहता है। और न्यूक्लियस ही क्या प्रोवाइड करता है हमें, डीएनए, ठीक है, क्रोमोसोमल, ठीक है, क्रोमोसोम्स प्रोवाइड करता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासीफाई किया था यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, याद है। तो यूकैरियोटिक सेल याद होगा क्या होगा, जिसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, जो कम्प्लीटली न्यूक्लियस बन जाता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल, जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते थे, जिनका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ना हो या फिर न्यूक्लियस प्रॉपरली बना ना हो या फिर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ना हो,
तो उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस ही इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो हर न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उनका जो न्यूक्लियस तो रहता नहीं है, तो इसमें खाली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, लाइक 1 2 3 4 ऐसे रहते हैं। बट इन द यूकैरियोटिक सेल वहाँ पे क्या रहते हैं, पेयर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, मतलब कि या तो 2 या तो 4 या तो 6 इवन नंबर्स ऑफ। तो इन द एनिमल सेल कितने पाए जाते हैं, 46, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर से लेकर फंक्शनैलिटी तक हर एक चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जिसे जीन्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो आगे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा दिखता है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये स्मॉल स्फेरिकल मास लोकेटेड, ठीक है, सम वॉट इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के सेंटर में ये कहाँ पे पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के सेंटर में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ डेंस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस का, वो बहुत ही डेंस रहता है, ठीक है। इन न्यूक्लियोप्लाज्म देयर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ क्रोमेटिन फाइबर। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में आपने देखा होगा, ठीक है, जो न्यूक्लियस का जो बाउंड्री रहता है, ठीक है, वहाँ पे कैसा रहता है, डेंस जैसा रहता है, ठीक है, डेंस लाइक स्ट्रक्चर रहता है। और उसके अंदर इनसाइड द न्यूक्लियस आपने देखा होगा ऐसा थ्रेड रहते हैं, राइट। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। सो ऑन डिवीजन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर इट बिकम थिक एंड रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसे ही क्रोमेटिन फाइबर का डिवीज़न होता है, तो जैसे सेल का डिवीज़न होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, तो वो जो क्रोमेटिन फाइबर्स रहते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, वो बहुत ही थिक और रिबन जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में इतना है, और आगे पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के जो बनता है वो बनता है प्रोटोप्लाज्म। तो ऐसा ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत ज़माने से यूज़ करते हुए ये टर्म को यूज़ करते आ रहे लोग, साइंटिस्ट लोग, ठीक है। इट इज़ द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो इसको क्या बोला जाता है, लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल का लिविंग सब्सटेंस भी बोला जाता है, ठीक है। इट डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रांसल्यूलेंट। इसको पहले कैसे डिस्क्राइब किया जाता था, ऐसे कंसिडर किया जाता था जैसे ट्रांसल्यूलेंट फ्लूइड, ठीक है, ठीक है। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रांसलेंट फ्लूइड, जो कि कलरलेस भी होता था, ग्रेइश भी रहता था, ब्राउनिश भी रहता था, क्योंकि किसी किसी में न्यूक्लियस का अलग ही कुछ स्ट्रक्चर हो, न्यूक्लियस का कलर अलग हो, किसी के अंदर साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो, साइटोप्लाज्म कम हो। तो इसके लिए जो प्रोटोप्लाज्म है, देखो प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो हर एक सेल का जो भी बेसिक चीज़ रहता है वो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस ही रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। तो जो भी सेल्स रहते हैं उनका जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस रहता है, उसके वजह से क्या होता है, वो प्रोटोप्लाज्म चेंज रहता है सेल टू सेल। जैसे देखो किसी के न्यूक्लियस के अंदर अलग ही स्ट्रक्चर हो, या किसी के अंदर साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो किसी सेल के अंदर, या फिर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बड़ा हो या छोटा हो, तो इस तरीके से मैटर करके, या उसका कलर के मैटर करके, ठीक है। तो इस तरीके से वो चीज़ क्या करती है, वेरीज करती है फ्रॉम सेल टू सेल। तो प्रोटोप्लाज्म वेरी करता है सेल टू सेल। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन एंड फॉस्फोरस। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कॉमन एलिमेंट्स है जो कि एक प्रोटोप्लाज्म में पाई जाती है, ठीक है। और ये किस कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं, ये आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन रहते हैं। ये जो भी एलिमेंट्स हैं ये प्रोटीन के फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो वाटर के फॉर्म में, या तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, या तो फैट्स के फॉर्म में, या तो मिनरल्स के फॉर्म में, ठीक है। ये ऐसे फ्रीली नहीं पाए जाते, ये इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स पाए जाते हैं। देन इम्पॉसिबल टू मेक एन एक्यूरेट प्रोटोप्लाज्म साइंटिफिकली। तो आपको पता है क्या कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि हम लोग एक एक्यूरेट प्रोटोप्लाज्म बना सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय।